नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। आज बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला सम्मान दिवस पर, महिला दिवस पर आज हम बात करेंगे उनकी बराबरी को लेकर, हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को लेकर। नारी आज के बदलते परिवेश में जिस तरह पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है, वो समाज के लिए एक गर्व और सराहना की बात है। आज राजनीति, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा समेत हर क्षेत्र में जहां महिलाओं ने हाथ आजमाया, उसे कामयाबी ही मिली। अब तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आज की नारी अपनी उपस्थिति दर्ज ना करा रही हो। इतना सब होने के बाद भी वो एक गृह लक्ष्मी के रूप में भी अपना स्थान बनाए हुए है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो इसके उलट बहुत कुछ बयां करता है। लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। ये बात देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। एक भाषण के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। तब से लेकर अब तक इस वाक्य का भाव नहीं बदला है। आज भी महिला को जागृत करने की बात, सशक्त बनाने की बात चल रही है। भाव वही है, बस शब्दों का हेरफेर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर की महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए मनाया जाता है। समान अधिकारों के लिए जरूरी है महिलाओं की हर क्षेत्र में समान भागीदारी और महिला सशक्तिकरण का होना। और महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत है महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वो सभी अधिकार प्राप्त होना जो पुरुषों को प्राप्त है। पिछले कुछ समय में महिलाओं को पारिवारिक और आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई तरह के कानून लागू किए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला एवं बाल कल्याण इत्यादि। इन अधिनियमों को कानूनी रूप देने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद अब किसी लड़की के पैदा होने पर शोक नहीं मनाया जाएगा, उसे भ्रूण में ही नहीं मार दिया जाएगा। महिलाएं दहेज, हत्या या अपने पति और ससुराल वालों की ज्यादती का शिकार नहीं होंगी। महिलाओं को मनचाहे समय तक शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन आज भी महिलाएं समानता, सम्मान, सुरक्षा के लिए हर रोज जद्दोजहद कर रही हैं। समाज में बराबरी के लिए खुद को साबित करने की उनकी जंग लगातार अब भी जारी है। भारत में आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं अब भी राजनीतिक मोर्चे पर संसद और विधानसभा के अंदर 33% महिला आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तो महिला दिवस के इस मौके पर आज बात करेंगे महिला सशक्तिकरण, उनके आत्मनिर्भर होने और इस राह में सामने खड़ी उनकी चुनौतियों पर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं नारी के सम्मान और समानता के अधिकार को दर्शाती हरियाणा विधानसभा से सामने आई कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें। तो आज महिला दिवस के मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अलग अलग जगह महिलाओं का सम्मान किया गया और ये तस्वीर हरियाणा विधानसभा के अंदर की है, जहां पर आज ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। सदन की कार्यवाही का संचालन महिलाओं ने किया। तो सदन की कार्यवाही का संचालन करती दिखाई दी महिलाएं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा की शुरुआत भी बीजेपी की महिला विधायक की ओर से की गई। कुछ और तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाएंगे, जहां देखा जा सकता है किस तरीके से महिलाओं को सम्मानित किया गया है। लेकिन आज भी ये समानता और सम्मान की लड़ाई महिलाओं की जारी है। हर एक क्षेत्र में महिलाओं की एक अग्रणी भूमिका और एक बेहद कामयाब छवि देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी एक बड़ा तबका महिलाओं का ऐसा है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है। खासतौर पर अगर ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाओं की बात करें तो ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आज भी उसी तरह से जद्दोजहद कर रही हैं जिस तरह से आजादी के समय अधिकतर भारत की महिलाएं कर रही थीं, जो शहरों में भी रहती थीं। लेकिन आज शहरी महिलाओं को भले ही वो अधिकार प्राप्त हो गए हों जो उनके सम्मान और समानता के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ये अभी देखने को नहीं मिल रहा है।
तो महिलाओं के प्रति अपराध किस तरह से बढ़ा है, वो रिपोर्ट एनसीआरबी की ये दर्शाती है कि कानून भले ही महिलाओं के रक्षा के लिए बनाए गए हों, लेकिन अपराध में कमी अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े ये दिखाते हैं कि महिला अपराध में साल दर साल जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी महिला भागीदारी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। देश में महिला श्रम की भागीदारी पर अक्सर बहस होती है। बार बार इसकी कवायद भी की जाती है कि महिला श्रम की भागीदारी बढ़ाई जाए, पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले साल जनवरी माह में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 भारत की स्थिति को दर्शाती है। इस लिस्ट में 4 स्थान नीचे खिसककर भारत अब 153 देशों की सूची में 112वें नंबर पर जो है वो पहले था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश जो कि 50वें नंबर पर है, नेपाल जो कि 101वें और श्रीलंका जो कि 102वें नंबर पर है, उससे भी नीचे रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम बात करेंगे महिला अधिकारों की, सशक्त होती महिला की और इस राह में खड़ी महिलाओं के सामने अनेक चुनौतियों की। कई मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, उसकी बात करते हैं चर्चा की शुरुआत। कविता देवी हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि एक पेशेवर पहलवान है। WWE के अखाड़े में ये भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और उस रिंग में उतरने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान के तौर पर जो है जानी जाती हैं। पांचजन्य बत्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, आप दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं। एडवोकेट शालिनी यादव भी हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और भी कुछ मेहमान हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। फिलहाल जो हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कविता देवी जी से जानना चाहूंगी। कविता जी, आपने जो सीमाएं एक बांधी हुई थी महिलाओं के लिए, उन सीमाओं से पार जा करके एक नई पहचान गढ़ी है महिलाओं की। और इस रास्ते में, इस राह में कितनी चुनौतियां आपने देखी और क्या लगता है कि ये एक नया स्थापित करने के बाद जो है कीर्तिमान स्थापित करने के बाद क्या वो अड़चनें खत्म हो गई हैं? क्या लोगों की सोच, समाज की सोच बदल चुकी है महिलाओं के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक महिला हूँ। जिस मुकाम पर हम पहुंचे और हमसे पहले जितने भी महिलाओं ने मुकाम हासिल किए, उन सबको भी मैं बधाई देती हूँ, जिनसे हम प्रेरणा लेके हम भी आगे बढ़ते हैं। और जहाँ बात आती है चुनौती की, एक महिला होने के नाते चुनौतियों में कोई भी कमी नहीं रही। हर तरीके से सामाजिक तौर पर जितना भेदभाव हमने देखा है और हम महिलाएं आज अगर हम एक आगे पहुंच भी जाते हैं तो तब भी हम इस चीज का सामना करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे देश की जी। हम समझ नहीं पाते और हम जब गहराई में जाकर इस बात को सोचते हैं कि ऐसा क्या करें ताकि ये भेदभाव कम हो। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है, देश का नाम रोशन किया है, लेकिन फिर भी ये दशा जो है औरत की, ये बदल नहीं पा रही है। और ये एक सवाल है सबके लिए। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये सोच अगर हमको बदलनी है तो ये हमें अपने घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी। कविता जी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी अड़चनें भी सामने आई, मुश्किलें सामने आई, सोच जो है वो एकदम अलग रहती है लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, परिवार की, समाज की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब थोड़ा सा मैं आपके सफ़र के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जिस क्षेत्र में करियर बनाया उस क्षेत्र में जाने की उससे पहले किसी महिला ने सोचा तक नहीं था। तो आप किस तरह से इस मार्ग की तरफ अग्रसर हुई? सपोर्ट कहाँ कहाँ मिला, कहाँ कहाँ
सामना करना पड़ा मुश्किलात का और लोगों की तानकशी का? देखिए, मैं हरियाणा में एक ऐसे छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जहां पर मैंने ये चीजें बहुत देखी हैं। हालांकि अपने घर में भी मैंने ये चीज, जब मैं छोटी थी तो हमारी माँ भी हमें बोलती थी कि भाई ज्यादा तेज मत बोलो, हंसो ना, बाहर से लोग गुजर रहे हैं, क्या सोचेंगे। तो इस तरह का माहौल मेरे वहाँ पे था। लेकिन मेरा सफर जब शुरू होता है, सिर्फ इसी सोच को खत्म करने के लिए शुरू होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी ये सुनकर और ये देखकर कि लड़की को बोला जाता था कि ये काम तेरे लिए नहीं है या तू ये नहीं कर सकती है। तो ये सोच मुझे बहुत तकलीफ देती थी और इस सोच को बदलने के लिए ही मैंने अपने आप को तैयार किया। मैंने खेल का क्षेत्र चुना, लेकिन मेरा परिवार बाद में, पहले ये भावना थी, जब उन्होंने जोश देखा, जुनून देखा, एक बदलने की तरकीब देखी कि लड़की में जोश है, कुछ करना चाहती है, बदलाव लाना चाहती है, तब मेरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, हर कोई साथ में खड़ा हुआ। इसके बावजूद आस पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, समाज, बहुत ज्यादा उन लोगों का विरोध रहा इसमें। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सुना, मुझे पहचाना और समाज को जवाब भी दिया। परिवार ने मुझे एक बात कही थी कि कविता आप आगे बढ़ो, समाज को हम देख लेंगे, हम जवाब देंगे समाज को। तो इतना सपोर्ट मुझे मिला, जबकि यही सपोर्ट एक औरत को चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर परिवार का सहयोग अगर मिल जाए तो फिर हर कह सकते हैं मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका सीमा जी। और इस बीच में जो हमारे साथ में एडवोकेट शालिनी यादव जुड़ी हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। शालिनी जी, आप किस तरह से देख रही हैं आज की नारी को, आज के परिदृश्य में उसके सामने खड़ी चुनौतियों को, और क्या मानती हैं कि पहले जो संघर्ष शुरू हुआ था वो कितना उसमें कामयाबी हासिल हुई है और अभी कितना और लड़ाई लड़नी बाकी है? शुक्रिया कहना जी। देखिए, ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये एक पुरुष सत्ता के खिलाफ लड़ाई है। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जो मर्द में और औरत में फर्क समझता है और औरत को दूसरे दर्जे की का इंसान समझता है जी। तो ये लड़ाई जो है वो, और ये जो सोच है वो एक दिन में नहीं बनी, वो सदियों से चली आई है। और इसलिए उस सोच को बदलने के लिए भी वक्त बहुत लगता है। इसीलिए हम देखते हैं जहां आज महिलाएं इतने क्षेत्रों में पुरुषों को चैलेंज कर रही हैं, उन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं जो सिर्फ पुरुषों का डोमेन माना जाता था, लेकिन आज भी महिला को वो इज्जत नहीं मिलती। जैसे अभी कविता देवी जी ने भी बताया था कि उन्होंने जो चीज की वो इतनी नायाब है कि महिलाएं सोच भी नहीं सकती हैं उस बारे में, क्योंकि एक बिल्कुल पुरुष प्रधान स्पोर्ट समझा जाता है रेसलिंग। लेकिन ये सब करने के बावजूद, वहां पहुंचने के बावजूद तालियां तो पिट जाती हैं, लेकिन जो इज्जत और जो बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए वो औरत को नहीं मिलता है। और ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ी है। 1911 से विमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। तो ये एक पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया की नहीं है। लेकिन इंडिया में जो है पुरुष सत्ता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दमनकारी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ औरतों के खिलाफ जिस तरह से क्राइम्स हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा है। हम बहुत लो है इंडेक्स में विमेन इक्वालिटी के। तो ये पुरुष प्रधान जो समाज है, ये जो सोच है, ये उसको दर्शाता है कि हिंदुस्तान में महिला को इज्जत जो है और जो बराबरी का दर्जा है वो देने में लोगों को कितनी कठिनाई होती है। लेकिन मेरा ये मानना है जितनी औरतें आगे बढ़ रही हैं, एक रिएक्शन भी है ये उस पुरुष प्रधान समाज की तरफ से कि औरतों को या किसी भी तबके को जब वो आगे बढ़ता है और अपना हक लेता है तो उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन भी होता है। और एक तरीका ये है उसको देखने का, ये एक पॉजिटिव चीज है कि ये समझें कि ये लड़ाई हम जीत रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि इसको जरा फास्ट करने की जरूरत है। और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि औरतों को जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो लीगल प्रोफेशन में हो। पंचजन्या जी भी बैठी है मेरे साथ, तो उनको भी पता है ये चीज कि हमारी इंडियन जुडिशरी में भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें से 34 जजेस में से सिर्फ 3 जजेस महिला जजेस हैं।
और ओवरऑल इंडिया में भी सिर्फ 73 है। ये लास्ट जो हमारे पास आंकड़े हैं वो हैं। तो आप सोचिए कि जहां आज इतनी महिलाएं हम लीगल प्रोफेशन में देखते हैं, अगर आप जाएं और कोर्ट्स में देखें इतनी महिलाएं दिखती हैं, लेकिन तब भी जहां फाइनल डिसीजन देने की बात आती है जी वहां पे महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। पार्लियामेंट में विमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। पुलिस में हम देखें सिर्फ 8 या 9% हमारी पुलिस विमेन फोर्स है। तो औरतों के अगेंस्ट क्राइम कैसे रुकेगा? 50% से ज्यादा महिलाएं हैं, करीब 65 to 67% हमारा वोटिंग रेशो है पिछली बार का। तो औरतें अपना हक मांग रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं लेने के लिए और सजग है और जागरूक है। लेकिन जो पुरुष हैं जो उन्हें आगे से रोक रहे हैं, जो ये मानसिकता है कि पुरुष का पहला अधिकार बनता है सोचने में, समझने में और हर फैसला लेने में, उसको चैलेंज करने के लिए सिस्टम के द्वारा चेंजेस होना बहुत जरूरी है। जी, पांजन्य बत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और एडवोकेट हैं आप दिल्ली हाई कोर्ट की। पांजन्य बत्रा जी, जिस तरह से शालिनी यादव जी ने कहा कि अधिकार महिलाएं मांग रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ये अधिकार सिर्फ मांगने से नहीं मिलने वाले हैं, अब छीनने के लिए भी आगे बढ़ने की जरूरत है और आगे बढ़ना पड़ेगा? जी, जैसा शालिनी जी ने कहा कि हम रेडी हैं, हमें अगर पोजीशंस दी जाएं, जिम्मेदारियां दी जाएं, तो हम उन्हें निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी कविता जी ने कहा कि घर से उसकी शुरुआत है, घरेलू सपोर्ट तो चाहिए, बिकॉज कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं हम शायद नहीं छोड़ सकते, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड जो शालिनी जी ने जुडिशरी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इसमें अगर आप देखिए पॉलिटिक्स में 33% आइडियली कहते हैं, उतनी रिप्रेजेंटेशन तो अगर 50% नहीं हो सकती तो वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? बॉटम डाउन तो जो है होगा ही रिप्रेजेंटेशन। अगर टॉप डाउन करेंगे हम, बॉटम अप नीचे से तो शुरुआत करनी ही है। ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पावर डिस्पेंस कर रही हैं, डिसीजन मेकिंग कर रही हैं, वो चाहे पार्लियामेंट है, आप फिलहाल देखिए हरियाणा में लोकसभा सीट्स में 10 में से केवल 1 जगह लेडी रिप्रेजेंटेटिव है। आप संसद में देखेंगे तो आपको 90 में से 9 यानी 10%। तो ये तो औसत बिल्कुल कम निकल रहा है ना। 33% के जी 33% पे भी अभी ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो जुडिशरी का भी मौखिक दिया। रूप से जरूर कहते हैं कि आरक्षण जो है वो जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पर बात भी यहाँ पर उठी थी कि सियासी गलियारों में 33% आरक्षण जो है सुनिश्चित किया जाए, लेकिन ये मांग जो है लंबे अरसे से चली तो आ रही है, लेकिन इस पर कुछ एक राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर इस बारे में बात तक नहीं होती है। जी, उसका कारण मैं उसका बताती हूँ कि बात क्यों नहीं होती। इट इज इनकन्वीनियंट। जब आप औरत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो उसको परमिशन की जरूरत है, पुरुष को परमिशन की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली अधिकारी है जी। लेकिन स्त्री को घर के हर मेंबर की सुख सुविधा के अनुसार परमिशन लेकर आगे बढ़ना होगा। और आप आरक्षण की बात करते हैं तो सिर्फ जुबानी बात है, कागजों में बात है, वो चाहे जुडिशरी हो चाहे पॉलिटिकल हो, पर एक्चुअल ग्राउंड एग्जीक्यूशन क्या है? इतने साल कैसे लग गए हमें 70 साल से ऊपर हो गए आजाद हुए। कब के हम वी हैड अ विमेन प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग अगो। यूरोप में और शायद अमेरिका में तो अब तक नहीं है विमेन प्रेसिडेंट। कई चीजों में कंपैरेटिवली हम बेटर प्लेस भी हैं। मैं नहीं समझती कि हर जगह हम तुलना में फीके ही पड़ रहे हैं। हम मिडल ईस्ट देखें, अपने इमीडिएट नेबर्स देखें, वेस्टर्न, तो हम पाएंगे औरतें हमारी देवी तुल्य हैं। कई जगह परिवार का स्तंभ है, हम संभाल रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन पब्लिक डोमेन में हमें पावर की आवश्यकता है, वो हमें नहीं दी जा रही। अगर वो नहीं होगी, देखिए जिस तरह एक औरत दूसरी औरत का दृष्टिकोण समझ सकती है या उसे आगे बढ़ने का मौका अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। जब ये सोच आ जाएगी, जब आप फाइटर पायलट बन सकती हैं, जब आप पहलवान बन सकती हैं, आप पहाड़ चढ़ सकती हैं, कई बार चढ़ सकती हैं, तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आप डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं ले सकते? जुडिशरी में आप न्याय क्यों नहीं दे सकती? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। सीमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, आऊंगी आपकी तरफ, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगी कि अंतिम प्रतिक्रिया मैं कविता देवी जी से लूँ इस पर। कविता जी, अभी आपने बात यहाँ पर सुनी जो हमारे साथ और दूसरे मेहमान जुड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो पावर देने की बात सामने आ रही है कि पब्लिक डोमेन में पावर महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए, आप इस बात को किस तरह से देखती हैं और क्या सोचती हैं? इस राह में रोड़े जो है वो कहाँ से अटकाए जा रहे हैं? देखिए, बत्रा मैडम जी ने जो और हमारे जो मैडम जी हैं, उन्होंने जो बात कही, महिलाएं हर क्षेत्र में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है जी। और हमें अपने आप को प्रूफ करके दिखाया भी है हर फील्ड में।
लेकिन जहाँ विडंबना यही है कि बराबरी का अधिकार इसके बावजूद भी नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा सवाल बस ये है कि इतना ऐसा हमको और क्या करना पड़ेगा। और मेरा जहाँ तक विचार है कि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम कमजोर है, वीक है। हमारी जो जड़ें हैं वो बहुत ही जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में पैर पसार के बैठी हुई हैं, वो जड़ें वो हमको काटनी पड़ेंगी, तब जाके जो हमारा सवाल है उसका जवाब हमें मिल पाएगा। जी। प्रयासों में कोई कमी नहीं है, ऊंचाइयों में कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में, एवरेज पे, पायलट, WWE, हर क्षेत्र में, स्पोर्ट में, हर बिल्कुल। महिला की अगर अपनी क्षमताओं की बात की जाए तो क्षमताओं में कहीं कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अवसर देने में कमी जरूर कर दी जाती है। बहुत शुक्रिया कविता देवी जी, आप हमारे साथ इस बातचीत पे जुड़ी और इस पर बातचीत हमारी आगे भी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। धन्यवाद करोड़ों आयकर दाताओं का जिन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने में राष्ट्र का साथ दिया। करोड़ों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लग रही है, करोड़ों महिलाओं का जीवन बना धुआं मुक्त, करोड़ों किसानों को जरूरी मदद सीधे पहुंच पाई। सीमा पर सुरक्षा, प्रत्येक को शिक्षा, सभी को मिले छत, आवागमन हो अनवरत। आपका दिया आयकर भारत को देता हर पल ताकत। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त अदा करें 15 मार्च 2021 तक। और हाँ, कंपनीज, कॉर्पोरेट के अतिरिक्त वे व्यक्ति या सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपया उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। आइए सहयोग का हाथ बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जरूर जमा करें, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ।
आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, महिलाओं की समानता के अधिकार पर। मैं खास हूं, मैं आस हूं। कई मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। पांजन्य बत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में आप वकील हैं। एडवोकेट शालिनी यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सीमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि महिलाओं में क्षमता की कमी नहीं है, महिलाओं की क्षमता को किसी भी लिहाज से कम नहीं आंका जा सकता है, लेकिन अवसर जो है वो कई बार यहाँ पर देखा जाता है उसमें भेदभाव हो जाता है, अवसर की कमी रहती है। और जैसे बात यहाँ पर उठी कि पब्लिक डोमेन में पावर जो है वो महिलाओं के हाथ में अगर हो जाए तो ये जो आप इतना फर्क देखते हैं वो खत्म हो सकता है। तो ये पावर किस तरीके से महिलाओं के हाथ में आ सकती है? कहाँ राह में आप देख रही हैं कि रोड़े हैं, और कौन नहीं चाहता है कि अभी महिलाएं जो हैं सशक्त होने की बात तो हो रही है लेकिन पूरी तरीके से सशक्त हो जाएं, इस राह में कौन सबसे बड़ा राह का रोड़ा है? कायनात, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और मुझे लगता है उसके बहुत एंगल पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने पूछा है कि हमको कहाँ होना चाहिए और कहाँ से हम पावर को अपनी तरफ इनवाइट कर सकते हैं या उसको कैप्चर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ पुरुषों से हमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं, उसके साथ साथ हमें खुद से भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक महकमा जो पूरी तरीके से हमारे पास है वो है हमारा घर। घर में हर महिला का अधिकार मुझे लगता है कि पूरी तरीके से एक महिला के हाथ में है, लेकिन वहां पर भी आप देखेंगे कि जेंडर इक्वेलिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। बेटा और बेटी में जितना फर्क एक माँ करती है, मुझे लगता है कि वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो एक महिला का सामने बैठी हो तभी आपको इक्वेलिटी मिलेगी, ये थोड़ा मुझे मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस उठाता है, क्योंकि ऐसी मैंने कई जगहों पर देखी है जहां पर महिलाएं बैठी हैं जी, वहां पर भी वो दूसरी महिलाओं के प्रति बायस हो जाती हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन बैठा है पावर में और वो किस तरीके से बैठा है, महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या सोचता है, वो जेंडर इक्वेलिटी को किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है और किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करता है। बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो महिलाओं के प्रो डिसीजन लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे फादर देखे हैं जो अपनी बेटी के लिए बहुत आगे आके एग्रेसिवली सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो अपनी वाइफ के लिए सपोर्ट करते हैं, फैमिली में लड़ते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये केस, ये नंबर्स बहुत कम हैं, इन नंबर्स को बहुत ज्यादा होने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, उन गुड प्रैक्टिसेस को आगे लेके जाने की जरूरत है। हमें एग्रेसिवली लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मंथन करने की जरूरत है। इंटरनली अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है, जहां पर हम खुद कैपेबल हैं, हमें अपनी कुछ कैपेसिटी को चेक करने की जरूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि कभी भी आइडियल सिचुएशन आपको कभी नहीं मिलेंगी, और अगर आप आइडियल सिचुएशन के लिए इंतजार करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप जितने भी जो एग्जाम्पल मेरे सामने बैठे हैं, चाहे वो शालिनी जी हों, चाहे पांजन्य जी हों, अभी आप कविता हमारे साथ थी WWE के, तो ये सब वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने से आगे आके एक कदम आगे बढ़ा के अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाशी है। कभी भी आइडियल सिचुएशन कहीं भी नहीं होता। बार बार जब हमने मौका मिला है, वो मौके अपने आप नहीं आए, वो हमने तलाशे हैं, हमने रास्ते बनाए हैं। और ऐसा होता है कि प्रैक्टिस में आपको ब्रेक करने होते हैं, लेकिन वो कहाँ से हो ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि महिलाओं के पास एक सबसे अच्छा महकमा है, वो उनकी होम मिनिस्ट्री उनके पास है, और मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से पूरी समाज को कंट्रोल कर सकती है। आज एक महिला, एक माँ अगर ये डिसाइड कर ले कि उसका बेटा महिलाओं के लिए सम्मान करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई भी पुरुष ये हिम्मत कर सकता है कि वो दूसरी महिलाओं को अपमान करने की, करना तो दूर की बात, वो सोच भी सके। लेकिन ये महिला अगर एक डिसीजन ले ले, अगर कोई पुरुष चाहे वो उसका पति है, भाई है, बेटा है, वो अगर बाहर में किसी दूसरी महिला के साथ में मिसबिहेव करके आ रहे हैं, अपने घर में
अपनी बीवी के साथ में या किसी के साथ में ऐसे बिहेव कर रहा है जो मुझे लगता है कि हमको एक्सेप्ट नहीं है बीइंग ए महिला, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर जो हम जो ड्यूअल पर्सनैलिटी को जो जीते हैं, ये हिंदुस्तान में मैं ज्यादा देखती हूँ, एशियन कंट्रीज में ज्यादा देखती हूँ एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये जो हमारी प्रैक्टिस है, मुझे लगता है कि हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, जो सबसे इजी अप्रोच है हमारे लिए। डेफिनेटली आज हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि राजनीति में जिस तरीके से महिलाओं की संख्या होनी चाहिए, अभी बात कर रहे थे, मैं कल भी जब शैलजा से मैंने इस पर बात किया कि अभी तक इतने सालों में हरियाणा जब से अलग बना तब से अभी तक सिर्फ 5 महिला सांसद पहुंची हरियाणा से, जबकि ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन हम आइडियल सिचुएशन का इंतजार तो नहीं कर सकते ना, हमको शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी और अपने आसपास की जो दूसरी महिलाएं हैं वो जो काम कर रही हैं उनके लिए हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जहां तक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कई बार हम महिलाओं से दिक्कत होती है, महिलाओं से इनसिक्योरिटी होती है, महिलाओं के लिए हम उस तरीके से रास्ते नहीं देते, हम जब पोजीशन में आते हैं तो दूसरी महिलाओं को वो स्पेस नहीं दे पाते। ये जो इनसिक्योरिटी है इसके रीजन है, ऐसे नहीं है कि अचानक से आ गया, क्योंकि हमेशा समाज में आप जब 2 दर्जे का बिहेव पाते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में, तो आपके अंदर धीरे धीरे वो इनसिक्योरिटी डेवलप होती जाती है। लेकिन मेरे जैसी महिलाएं, पार्जन्य जैसी महिलाएं, शालिनी जैसी महिलाएं और संतोष जी अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं ये आइडियल सिचुएशन क्रिएट करती हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज को देखकर बहुत सारी महिलाओं को जो हमें इस वक्त देख रही है, मैं उन सबसे भी कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस इनसिक्योरिटी से बाहर अगर निकल जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी वैसे ही सॉल्व हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास जो है आप उसमें क्या कर सकते हैं। बहुत महिलाएं हैं जो लीडरशिप क्वालिटी है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप देखेंगे, अगले दशक में मैं देख पा रही हूँ कि मुझे लगता है कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये महिलाएं रुकने वाली नहीं है, अब इन्होंने ठान लिया है, मंजिल बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखती। मुझे लगता है ये दशक महिलाओं का होने वाला है। ये संघर्ष तो जारी है ही और आगे भी जारी रहने वाला है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दहिया भी जुड़ गई हैं। संतोष जी, आप क्या मानती हैं कि परिदृश्य कितना बदला है पिछले कुछ दशकों में, और अब की अगर बात कर लें मौजूदा हालात की, तो महिलाओं की स्थिति में आप कितना बड़ा चेंज देखती हैं, और क्या ये चेंज आप देखती हैं कि बराबर से आया है? शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं और जो ग्रामीण अंचलों में हमारी महिला हैं, बहनें रहती हैं, क्या आप देखती हैं कि दोनों की स्थिति बराबर है, और अगर उसमें फर्क आप देखती हैं तो वो फर्क क्यों दिखाई देता है? सबसे पहले तो कायनात जी, मेरी तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, देश की हर महिला को शुभकामनाएं जी। आपको बहुत फर्क मैं नहीं मानती हूँ, बहुत गिनी चुनी महिलाएं हैं जो बाहर निकली हैं, और मैं उनको उंगलियों पे गिन सकती हूँ कौन महिलाएं काम कर रही हैं, किन को अधिकार मिला है। मैं तो इसको अधिकार मानती हूँ। मैं तो हमेशा महिलाओं के साथ एक लाइन जोड़ती हूँ कि आजाद हिंदुस्तान की गुलाम महिलाएं, क्योंकि महिलाएं जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पहले तो वो खुद से लड़ती हैं, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जब वो खुद हिम्मत जुटाती है तो परिवार उसको रोक देता, नहीं नहीं तुम बाहर नहीं निकलोगी, नहीं नहीं तुम ये नहीं करोगी, नहीं नहीं। अरे राजनीति, महिलाओं के लिए राजनीति है ही नहीं, भले घर की लड़कियां जो है ना राजनीति में नहीं जाया करती, इस तरह के शब्द हमेशा उसको बोले जाते हैं और महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उसके बाद अगर बाय चांस वो हिम्मत करके परिवार को समझा बुझा के बाहर निकल भी जाती है तो समाज में एक बहुत बड़ा चैलेंज महिलाओं के लिए है। 50 लोग स्टेज पर होते हैं, एक भी महिला अगर स्टेज पर चढ़ जाती है तो उसको ये देखा जाता है जैसे पता नहीं इसने कुछ गुनाह कर दिया, अरे तुम कैसे चढ़ गई स्टेज पे, अरे तुम क्यों आ गई, जैसे वो मतलब खैरात मांग रही है किसी से। ये अधिकार जो महिलाओं को मिलना चाहिए था वो अधिकार महिलाओं को नहीं मिला, इसीलिए हमने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमने महिलाओं का एक संगठन बना दिया है जिसमें हर महिला जुड़ेगी, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी संगठन से हो। लेकिन सरुखाप महिला महापंचायत में हमने बहुत बड़ा एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि महिला कई बार जब थाने जाती हैं तो वहां उनकी बात नहीं सुनी जाती, FIR दर्ज भी नहीं होती है, अगर हो भी गई तो कार्रवाई नहीं होती है, और कार्रवाई हो भी गई तो क्या होगा, वकील को साथ लेके आते हैं, कत्ल में भी उसी वक्त उनकी जमानत हो जाती है। होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लूपहोल्स हैं। आप देखिए कायनात जी, आजादी के इतने सालों बाद भी हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, ऐसे दुनिया भर के उदाहरण हैं। दूसरा मैं एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगी, लोग कई बार कहते हैं कि एजुकेशन की कमी है, ना ना एजुकेशन की कमी नहीं है। एजुकेटेड लोग अपनी महिलाओं के ऊपर क्राइम करते हैं, उनको पीटते हैं, मारते हैं, बंधक बनाते हैं और उनके साथ ऐसा ऐसा क्राइम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पढ़े लिखे लोगों की मैं बात करती हूँ, ये लोग मानसिक बीमार हैं, इनको ये लगता है अगर महिलाएं बाहर निकली तो तुम्हारे शायद वो डिब्बा बंद हो जाएगा,
इसलिए महिलाओं को रोका जाता है। और मैं तो आह्वान करती हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो केवल एक आज का दिन मनाने के लिए है केवल, अदरवाइज महिला को हर वक्त एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे उसके सामने विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कितना विकट उसके सामने माहौल हो। आज संसद में केवल 10% महिलाएं, क्यों? हमारे विधानसभा में आप देख लीजिए, क्यों महिलाएं बाहर नहीं निकलती? क्योंकि एक डर है, जब महिला बाहर निकलती है परिवार उसको इज्जत से जोड़ता है। बाहर निकलेगी, कोई कुछ कह देगा, अरे कोई कुछ कह देगा, तुम क्यों बाहर जा रही हो, नहीं बाहर नहीं जाना। तो इस तरह से उनको रोका जाता है। हमारे यहाँ तो राजनीति तो बहुत दूर की बात है, उनके अपने अधिकारों के लिए भी महिला की बात नहीं सुनी जाती है। अगर वो पढ़ने की बात करते हैं तो नहीं छोरी है, नहीं पढ़ेगी, ये छोरा पढ़ेगा। और अगर वो नौकरी की बात करती है, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड हमारी बेटियां घर बैठी हैं और ये कहती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, परिवार नहीं करने देता है और उनको इस तरह से रोका जाता है। पुरुष ये कहता है, अरे मैंने तुम्हें अधिकार दे तो दिया, तुम पढ़ लो, नौकरी नहीं मैं कराऊंगा। क्यों? कौन है वो अधिकार देने वाले? हम इक्वल हैं, हम बराबर हैं। हम इतना ज्यादा, महिला इतना ज्यादा करी है तो पुरुष को भी उसको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा, तभी इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो सेलिब्रेशन है इसका महत्व होगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन धरातल पर जो महिलाएं काम करती हैं उन महिलाओं को सम्मानित करना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, ऐसे छोटी छोटी झुपड़ियों में, बस्तियों में ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार महिलाओं को एम्पावर करने के लिए काम करती है, उनको सम्मानित करना चाहिए, उनको आगे लेके आना चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल पे बदलाव हो। क्योंकि बदलाव तब होगा जब हम जमीनी स्तर से उठाएंगे। तो आप मानते हैं कि अभी ग्रास रूट पर जो है वो बदलाव नहीं हो रहा है और ना ही उसके लिए कोई कोशिश ही की जा रही है? पांजने बत्रा जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि अधिकार तो यहाँ पर कानून, संविधान ने बहुत से महिलाओं को दिए हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कानून बने हुए हैं, अपराध पर लगाम लगाने के लिए भी यहाँ कई कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी है जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बताते हैं। चाहे महिला अपराध की बात यहाँ पर कर ली जाए या फिर समानता के अधिकार की बात यहाँ पर कर ली जाए, अभी भी कई एक जगह पर देखा जाता है, चाहे वर्क स्टेशन की बात कर लें तो वहाँ पर भी महिला और एक जो पुरुष है उसके अंदर अंतर देखा जाता है, चाहे बात यहाँ पर उनके काम को लेकर हो जाए या फिर उनको मिलने वाले वेतन पर हो जाए। तो इसमें जो है दबे हुए मुद्दे कुछ उठाने पड़ेंगे जिन पर हमारी चर्चा कम होती है। जैसे मैडम दहिया ने अभी कहा, घरेलू हिंसा, औरतों को बंधक बना लेना, ये तो कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं, पर आपको जान के हैरानी होगी कि घरेलू हिंसा तो बहुत ही कॉमन क्राइम है और इसमें हम सबकी, अभी मैडम गिल ने कहा कि सबकी एक्सेप्टेंस है ना। सास है ना, कहीं अगर बहू प्रताड़ित हो रही है तो सास चुपचाप देख रही है अगर वो प्रताड़ित हो रही है, इसी तरह से उसने जिया और आगे बहू की लाइफ भी यही रहेगी। इसके अतिरिक्त आप जब इंस्टीट्यूशनल अपॉर्चुनिटी, आपने करियर की बात कही कि वर्क प्लेस पे देखिए, उसमें अगर नाइट ड्यूटी है तो औरतों के लिए ट्रांसपोर्ट सेफ हो, फैसिलिटीज सेफ हो। दबे हुए मुद्दे ये भी हैं जो हम अब घर से बाहर निकलें, जरा करियर की ओर, हायर पोजीशंस की ओर चलें तो आप देखिए, हमें तो 5 बजे घर जाना है क्योंकि घर में जिम्मेदारियां हमारा इंतजार कर रही हैं। यहाँ बैठी हुई प्रत्येक महिला मेरे साथ इस बात पर एग्री करेगी, हमें घर पहुंचने की जल्दी रहती है शाम को, जबकि जेंट्स जो हैं शाम को उनके पास ज्यादा टाइम है। मैडम शालिनी मुस्कुरा रही हैं, शायद यही सोच रहे हैं हम सभी कि शाम को वो आवर्स जो मेन दे पा रहे हैं, जो पुरुष वर्ग दे पा रहा है, सोशलाइज कर रहा है, वो नेटवर्क अपने स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कई जगह दबे हुए मुद्दों में से फिक्सिंग भी है, मैं कहूंगी एक दबा हुआ मुद्दा जिसे कहा जा सकता है करप्शन। इन अदर वर्ड्स, करप्शन के लिए अनेक और प्रकार के, मैं कहूंगी नेटवर्किंग स्किल्स हैं, वो अलग ही चैनल्स हैं जिनके बारे में ना तो हमें ठीक से जानकारी है या हम उनका पता लगाने की कोशिश करें तो किसी पुरुष के थ्रू, क्योंकि जिस दिन हमने वो मर्यादा लांघी, आप देखिए ये मुद्दे अगर दबे रहेंगे तो इनका कोई सोल्यूशन भी कभी नहीं होगा। ये मान लेना कि सब बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट चल रहा है, कानूनी प्रणाली से चल रहा है, ऐसी सोच बहुत अच्छी है, पर आई थिंक लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। जब आप हायर पोस्ट और पोजीशंस की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ महिलाओं की फिक्सिंग से ज्यादा परफॉर्मेंस पर जोर होता है। वो जो जिम्मेदारी लेती हैं उसको बखूबी सिंसियरली निभाने की कोशिश करती हैं। उनका ये ध्यान नहीं होता कि अब पार्टी फंड कितना जनरेट हुआ और यहाँ से मनी का वहां से ट्रांसफर कितना हुआ। एक यही इश्यूज नहीं है। अगर इन्हीं इश्यूज पे ध्यान देंगे तो फिर जो अभी जो स्तर है महिलाओं का वही रहेगा, वो चाहे हमारे घर में हो, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट में, चाहे करियर में हो। ऑलरेडी हम पे 2 जिम्मेदारियां तो हैं ही, घर भी संभालना है, करियर भी संभालना है।
और भारतीय महिला अपने इंटरेस्ट को बखूबी बैलेंस करना जानती है। हमें किसी ने कंपलसरी नहीं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जहां फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, पर आगे बढ़े कैसे? उनके पास अपॉर्चुनिटी, समाज की दी हुई सेफ्टी, समाज का नजरिया उनके प्रति, जैसे इन्होंने कहा कि स्टेज पर अगर एक महिला चढ़े तो उसको देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। जी जी। या फिर आपकी अपेक्षा है कि आप सिर पर पल्लू लेकर, या इस तरह की बहुत सामाजिक सी इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना आवश्यक है। दबे ही रह गए तो फिर को उठाएगा कौन? आज का कार्यक्रम मैं कहूंगी एक ही दिन महिला दिवस नहीं है, 365 दिन महिला दिवस, पुरुष दिवस बना दीजिए ना आप एक। हमें क्यों एक दिन दे रहे हैं? हमारे तो 365 दिन है। ये कह सकते हैं कि खुद हमने एक दायरे में सीमित सा कर दिया है यहाँ पर खुद को, और इस जो सीमा है इसको भी अब तोड़ने की जरूरत है, इस छवि को ब्रेक करने की जरूरत है। शालिनी जी। शालिनी जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। शालिनी जी आएंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई है, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और सीमा जी से मैं जानना चाहूंगी कि वो किस तरह से सोच रही हैं अभी जो कुछ यहाँ पर बातचीत हुई, जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उन्होंने जो कुछ अपने विचार रखे। जी सीमा जी। बिल्कुल, देखिए कायनात की हर तरीके से चीजों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप विरोधाभास की परिस्थिति में नहीं रह सकते। आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, क्योंकि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें एक जिंदगी जीना है। हमारे पास कितना वक्त होता है? हम पैदा होते हैं, कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 20 साल आपके एजुकेशन में निकल जाते, 30-25 साल। उसके बाद अगर आपकी फैमिली लाइफ हो जाती है तो 15-20 साल उसमें निकल जाते हैं। आप उसके बीच में स्ट्रगल करते रहेंगे, सिर्फ लड़ते रहेंगे, तो ये सहजता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा समाज को कि महिलाएं आपकी जो समाज है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो बराबर का अधिकार रखती हैं। ये बात पुरुष को भी समझनी पड़ेगी और महिला को भी समझनी पड़ेगी। इसके तरीके 10 हो सकते हैं समझाने के और समझने के, प्रैक्टिस करने के भी तरीके 10 हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको छोटा सा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि आप इक्वल हैं, आपको नेचर ने बराबर का पैदा किया है, बल्कि आपको बीइंग महिला ज्यादा स्ट्रेंथ दी है। आप जननी हैं जो दुनिया को पैदा करने वाली है, वो बाकी किसी से कम नहीं हो सकती, किसी से ज्यादा तो हो सकती है, क्योंकि जो पैदा करने वाला है वो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा लेके आता है तो वो दुनिया को दे पाता है। तो आप देने वाली हैं, आप जननी हैं, तो आप कम तो किसी भी तरीके से नहीं है। आपको कमतर क्यों आका गया ये सवाल उठता है और उसके क्या कारण रहे होंगे उसके पीछे जाने की जरूरत है, और जो कारण है उनको अगर तलाश लेते हैं तो फिर उसका इलाज करना बेहद जरूरी है। वो इलाज हमेशा लड़कर झगड़कर ही नहीं हो सकता, उसके तरीके प्यार मोहब्बत से भी हो सकते हैं, बात करके कम्युनिकेट करके चीजें समझाई जा सकती हैं और बताई जा सकती हैं। क्योंकि जब एक परिवार में महिला दुखी होती है तो सिर्फ वो अकेली दुखी नहीं होती, उसके बच्चे में भी वो जो उसका दुख और उसकी जो एग्रेशन, जो उसकी इनसिक्योरिटी है उसके बच्चों में भी जाती है, हस्बैंड की लाइफ पर भी पड़ती है। क्योंकि अगर आपकी वाइफ खुश नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड वो खुद खुश रह पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए, फैमिली लाइफ। फिर बहुत सारे तनाव जो आएंगे महिला की लाइफ में, उसका असर डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक परिवार पर ही नहीं बल्कि एक पूरे समाज पर और राष्ट्र पर पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में महिला की भागीदारी बाकी सभी से ज्यादा है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आपको बच्चा पैदा करने के बाद एक प्रोसेस जो होती है, जो केयर और बाकी सारी चीजें वही नहीं है। जो 9 महीने बच्चा पेट में जो एक माँ रखती है, उस टाइम पे जो वो संस्कार देती है वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर एग्रेशन है, गुस्सा है, नफरत है, इनसिक्योरिटी है, तो आपका बच्चा उन सब चीजों को लेकर आएगा। तो अगर वो इनसिक्योर, डर, एग्रेशन, गुस्सा के साथ अगर वो जनरेशन आएगी तो वो देश के लिए कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो ये सरकारों को, सिस्टम में बैठे हुए लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपना जो भारत है उसका फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको एक हेल्दी माँ चाहिए, और हेल्दी माँ तभी होगी जब उसको इक्वालिटी को एंजॉय करने का आप एटमॉस्फेयर देंगे। शुरुआत कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि परिवार से ही होना बहुत जरूरी है। शालिनी जी, क्या लगता है आपको कि सामाजिक स्तर पर ये जो समानता की बात हम कर रहे हैं ये किस तरीके से आ सकती है? क्या सिर्फ ये मान लेना ही अपने आप में काफ़ी है कि अगर परिवार से ही इस तरह की शिक्षा या संस्कार मिल जाएं तो आगे जो है वो सब कुछ ठीक चलती जाएंगी चीज़ें, या फिर आप मानती हैं कि किसी और स्तर पर भी, हमारे राजनीतिक या फिर कानूनी स्तर पर भी इस दिशा में और बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है? कायनात जी, देखिए एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था
कि जिस दिन महिला श्रम का हिसाब होगा उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। महिलाएं इतना जो श्रम करती हैं, चाहे खेत चाहे घर, और उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। इनइक्वालिटी की रूट यहीं से शुरू होती है, गैर बराबरी की। और ये इनइक्वालिटी आपके घर में आती है कि घर में जितने काम महिलाएं करती हैं, जैसे अब हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं और ये चीज साफ सामने आ रही है कि आपको अपना ऑफिस तो संभालना है, अपना काम तो संभालना है, प्रोफेशनल लाइफ संभालनी है, लेकिन पर्सनल लाइफ की भी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर समझी जाती है। तो जो बराबरी हम बाहर के क्षेत्र में चाह रहे हैं वो बराबरी पहले घर से शुरू होती है। तो जो हम अपने श्रम का अधिकार बाहर चाह रहे हैं, उस श्रम में बराबर की हिस्सेदारी आदमियों की घर में भी होनी चाहिए। ये जेंडर पैरिटी घर से शुरू होती है। जिस दिन ये शुरू होगा उस दिन महिला के कार्य की, उसके श्रम की इज्जत भी होगी। और दूसरे लेवल पे ये मेरा मानना है कि राजनीतिक स्तर या सिस्टम के स्तर पे भी चेंजेस की जरूरत है। जहां तक आप लॉ की बात कर रहे हैं, देखिए लॉ सबसे फास्ट तरीका होता है सोशल चेंज लाने का, लेकिन लॉ बना दिया जाता है, लिख दिया जाता है, उसका क्रियान्वयन करना वो आम नागरिक के ऊपर और हर इंसान के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें दो तीन चीजें जो मुझे लगती हैं वो ये, पहली चीज जो बार बार सारी महिलाएं कह रही हैं कि घर जो आपका एक सोशल सिस्टम का या सोसाइटी का सबसे बेसिक यूनिट होती है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो घर है। जब तक वहां पे गैर बराबरी है, जब तक वहां पे महिला को उसका अधिकार या उसके श्रम की इज्जत नहीं दी जाती है, आदमी महिला और पुरुष के बीच में काम बांट के इस तरह से ये कह के कि सारा कार्य महिलाओं का, ये काम तो महिलाओं के होते हैं, जब तक वो हाथ नहीं बटाएगा तब तक ना उस कार्य की इज्जत आएगी उसे, ना उसे उस इंसान की इज्जत आएगी जो वो कार्य करता है। तो घर में बराबरी होना, अपने बच्चों को ये सोच, ये समझ देना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि लड़के और लड़की में कार्य के प्रति कोई फर्क नहीं होता है। आप सबसे पहले एक इंसान हैं और आप में काबिलियत भी बराबर की है, आपकी कैपेबिलिटीज बराबर है और आपके जो मंजिलें हैं और जो पोटेंशियल है वो भी बराबर का है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आप चाहेंगे, लेकिन आप बराबर हैं। तो ये बराबरी की जो लड़ाई है ये घर से शुरू होती है और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा महिलाओं का होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सीमा जी भी, और जो भी हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि महिलाएं ही कई बार महिलाओं की तरफ इस तरह के का व्यवहार करती हैं कि गैर बराबरी दिखती है। उसका एक रीजन मैं ये भी मानती हूँ कि ऊपर का स्ट्रक्चर भी जो है चीज बाहर प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है कि वो अपनी स्पेस को बहुत जल्दी अपनी स्पेस के प्रति इनसिक्योर हो जाती हैं कि बहुत कम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बहुत कम महिलाओं को मिलता है। तो महिलाओं में भी एकजुटता होनी जरूरी है, सोच के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, और सबसे ज्यादा अपने प्रति एक इंसान होने के नाते आपको जो बराबर का अधिकार जो ईश्वर ने दिया है, जो विधाता ने दिया है, जिसने बराबर बना के आपको भेजा है। बल्कि एक बहुत पुरानी फेमिनिस्ट ऑथर होती थी, उन्होंने कहा था दैट इट इज नॉट द विमेन हु नीड टू बी रेज्ड टू बी एम्पावर्ड और लिबरेटेड, इट इज द मेन। औरतों को की सोच को बदलने की जरूरत नहीं है, पुरुषों की है। और हम देख रहे हैं कि बहुत बदलती है। फेमिनिज्म जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ औरतों का नहीं होता है, वो एक सोच है। ठीक उसी तरह से ये जो पितृसत्ता है, पेट्रियार्की जिसे हम कहते हैं, वो एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, गैर बराबरी की आइडियोलॉजी है। उसको चैलेंज करना और अपने अधिकार के प्रति सजग रहना और दूसरों के अधिकार के प्रति भी, ये बहुत जरूरी है और ये घर से ही शुरू होता है। लेकिन सिस्टम भी मैं मानती हूँ, अगर जितने चेंजेस जितने आप देंगे, जितने आप आगे देखेंगे इस तरह की महिलाएं आती हैं। देखिए अभी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं यूएस के, कमला हैरिस। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ग्लोबली जो इंटरकनेक्टेडनेस हो गई है, उसकी वजह से सारे विश्व की महिलाओं ने इस चीज को सेलिब्रेट किया है। चाहे उसका हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, वो हमारी कंट्री की वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन एक खुशी है कि हाँ महिलाएं कहीं ना कहीं राजनीति में अगर महिलाओं को वो स्थान दिया जाता है, ये कह सकते हैं इस बात से, तो महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं उस पर हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक जो है आगे काम बढ़ेगा। संतोष जी, मेकर या तो संसद में बैठे हैं या विधानसभा में बैठे हैं, और महिलाएं अगर वहां जाती हैं, 50% अगर महिलाएं विधानसभा में, 50% राज्यसभा में, 50% लोकसभा में अगर महिलाएं बैठी होंगी तो डेफिनेटली महिलाओं के अगेंस्ट कोई भी कानून नहीं बनेगा। दूसरी बात,
अगर घर से हम शुरुआत करें, क्योंकि हम लड़के और लड़की में बहुत ज्यादा फर्क मानते हैं, और ये शुरुआत में अभी मतलब चेंजेस कह तो रहे हैं लोग, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं मानती हूँ। बहुत फर्क है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर फर्क करने की जरूरत है। लेकिन अगर महिलाएं राजनीति में आ जाती हैं तो, क्योंकि महिलाएं जब चार दीवारी से बाहर निकलेंगी, अगर सड़क पे 50% महिलाएं गाड़ी चलाती हुई आपको जिस दिन दिखेंगी, उस दिन मैं मानूंगी कि महिला एम्पावर हो गई है। आज भी महिलाएं कितनी हम बड़ी बड़ी बात कर लें, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं जो 19-19, 20-20 साल से शादीशुदा हैं, जो नौकरी करती हैं, कमा के घर में देती हैं, उसके बावजूद वो पिटती हैं। जब पूछा गया कि क्यों पीटा जा रहा है तो कह रहे कभी नमक ज्यादा बता दिया, कभी घिया बना दी, कभी ये बना दिया, कभी वो बना दिया। बहानेबाजी, उन्होंने हाथ उठाना ही उठाना है। फिर सास क्या बोलती है, छोड़ा ही तो है, 2 थप्पड़ मार दिए, क्या हो गया, मांग लेगा माफी, कोई बात नहीं। अब रोहतक से ऐसा ही मेरे पास केस आया, उसके हस्बैंड ने उसको गब सुए मारे। गब सुए समझ रहे हो, जो वो ये कहते हो आप, सुए जैसे होते हैं जी, वो मारा उसको। और परिवार ने इकट्ठे होके ही कहा कोई बात नहीं, माफी मांग ली, बख्श दे इसको, छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अब उसके पति ने उसको सिर में कुकर मारा। अब इतने सारे टांके आ गए दोबारा से। तो उसका मेरे पास फोन आया कि मैम पहले मेरे को ऐसे ऐसे करके इन्होंने माफी मंगवा दी थी, अब दोबारा से मेरे सिर में कुकर मारा। मैं ये कहती हूँ जिस दिन पहला थप्पड़ औरत की तरफ उठता है, अगर वो थप्पड़ रोक लिया तो महिला की तरफ कभी दूसरा लेकिन थप्पड़ नहीं सवाल आएगा। यही उठता है संतोष जी कि इस हिंसा को सहने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या महिलाओं को ये दिखाई देता है कि उसके लिए अब सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, जो उसका खुद का अपना घर है, जो परिवार है, मायका है उसका, क्या वो भी अब उसे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जिस तरह से पहले करता था? क्या ये सोच जो है वो खुद हमारे अंदर भी बैठ चुकी है और ये डर जो है ना तो मुंह खोलने देता है और ना ही कोई स्टैंड लेने देता है? बिल्कुल कायनात जी, घर वाले जब शादी करते हैं तो कहते हैं डोली मेरे घर से उठी है, अब राजी खुशी तो 10-12, लेकिन लड़के मेरे यहाँ मत आना, अर्थी तेरे ससुराल से उठनी चाहिए। ये मानसिकता महिलाओं के साथ हमेशा बचपन से उन्हें बताया जाता है कि भाई ससुराल में खुश रखना सबको, ये कोई नहीं कहता कि तुम खुश रहना, ये शिक्षा दी जाती है सबको खुश रखना, वो सबको। वक्त मेरे पास बहुत कम है। पांजन्य बत्रा जी, जल्दी से आपकी अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि ये जो समानता की लड़ाई है अभी आप कैसे देख रही हैं, कहां से और ज्यादा इस संघर्ष को तेज करने की जरूरत है? हाँ, इस संघर्ष को मोमेंटम तो जैसे सीमा जी ने कहा ये पकड़ता जा रहा है। हम में से हर एक को हिचकना नहीं है, फॉरवर्ड आना है और अपने लिए रास्ता तो बनाते जाना है। हालात जैसे हैं वो चलते रहेंगे, इसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा। हम ये ध्यान रखें कि वो ये देश है, हम उस देश के वासी हैं जहां नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है। साल में हम 2 बार नवरात्रि मनाते हैं जी। जो देवी हैं उनके अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और सिंह पर बैठकर आती हैं, तो वो जो शायद एक पोर्ट्रेल करना चाह रही हैं कि जहां मैं सौम्य रूप धारण कर सकती हूँ, मैं महिषासुर मर्दिनी भी हो सकती हूँ। इस तरह की जब नारी के लिए बैलेंस सिचुएशन बन जाए और हम खुद उसे वो सम्मान देना शुरू कर देंगे, खुद हम संतुलन बना लें हम अपने बाहरी और घरेलू जीवन में, तो हम जरूर सफल होंगे। बिल्कुल, इन मुश्किलात से हम बिल्कुल उबर सकते हैं। शालिनी जी, आप क्या सोचती हैं? जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। अगेन शालिनी जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। सीमा जी, जल्दी से मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बिल्कुल कायनात, मुझे ऐसे लगता है कि हमें 3 लेयर पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले यूनिट जो है वो फैमिली है। परिवार में हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको इक्वालिटी की प्रैक्टिस घर से शुरू करनी पड़ेगी। दूसरा समाज है, क्योंकि समाज में आपके आसपास अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है महिला के प्रति, अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे संतोष जी जैसे बोल रही थी, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो अगर आप पड़ोसी होने के नाते आपके पड़ोस में आवाज उठाएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की प्रैक्टिस को रोका जा सकता है। और तीसरा है एजुकेशनल सिस्टम। स्कूल में हमें एक एजुकेशनल सिस्टम ऐसा तैयार करना पड़ेगा जो हमारी नई जनरेशन को ये बताए कि जेंडर इक्वालिटी के मायने क्या है। ये तीनों एक साथ एक शिद्दत और बड़े लेवल पर करने की जरूरत है। अगर हम तीनों पर कर लेंगे
तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन तभी पुअर होता है जब आपको समझ नहीं होती है अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो अपने राइट्स के साथ साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे, एक महिला दूसरी महिला के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसको समझना शुरू कर देगी, इसके साथ साथ कि उसके अधिकार क्या है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम इन सब चीजों पर लगाम लगा सकते हैं। और मुझे लगता है जिस समानता की बात हम करते हैं उस समानता को पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो महिला को समानता के अधिकार की बात तो हर बार होती है, लेकिन ये समानता किस तरह से आएगी, क्योंकि कई बार हमारे खुद के अंदर का डर जो है हमें उस और बढ़ने नहीं देता है। हरियाणा में अब राशन डिपो के अलॉटमेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं के लिए ये महत्वपूर्ण घोषणा की, लेकिन महिलाओं के समक्ष चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है। इससे निपटना आसान नहीं है। महिलाएं तभी सशक्त कही जाएंगी जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत होंगी, और भारत जैसे पितृसत्तात्मक राज्य में ये इतना भी आसान नहीं है। तो कह सकते हैं कि समानता और सम्मान के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी है, क्योंकि लड़ाई लंबी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।